हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का इतिहास और हमारा टॉपिक है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। इसके पहले हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, जर्मनी का नाजीवाद, ये तमाम चीज़ें देखी और हम लोग यही समझते रहे कि केवल इनका अध्ययन ही इतिहास कहलाता है, जबकि आपको बता दें कि इसको अकेले को इतिहास नहीं कहते, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी पर एक एक हिस्से से होने वाली घटनाओं को ही इतिहास कहते हैं। आखिर अगर हम वन्य समाज और उपनिवेशवाद को यदि हम जोड़ रहे हैं इतिहास से, तो उसकी वजह है। उसकी वजह यह है कि आपको लोग खुद सोचिए, एक राजा है, वह महल में रहता है। आप केवल राजा की कहानी क्यों सुनते हैं? आखिर उस महल के निर्माण में जो लोग संलग्न थे, उस महल को निर्माण करने वाले मजदूर, उस महल के निर्माण करने वाले मिस्त्री, उनका भी तो अपना एक जीवन रहा होगा। उन जीवन का अध्ययन करना भी एक इतिहास का हिस्सा है। इसके पहले वन्य समाज और उपनिवेशवाद के जो 2 कंटेंट हमने देखे थे, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि किस तरह से जब इंग्लैंड में लकड़ी की कमी महसूस हुई, इंग्लैंड ने जब रेलवे का विस्तार किया, इंग्लैंड में ब्रिटेन ने जब उद्योगों का विस्तार किया, तो उसको कच्चे माल की ज़रूरत महसूस हुई। और ये कच्चा माल कहाँ से मिलता? उसके उपनिवेशों के जंगल से। उसके उपनिवेश जैसे भारत है और यूरोप की अन्य कंपनियां जिनके उपनिवेश इंडोनेशिया जैसी जगहों पर थे, वहाँ के जंगलों में रहने वाले वनवासी बंधुओं का जीवन प्रभावित होने वाला था। तो डेफिनेटली हमने पहले कंटेंट में जैसा कि देखा कि वनों का विनाश क्यों, तो वनों का विनाश क्यों किया गया था? ब्रिटेन के उद्योग धंधों के लिए, ब्रिटेन के व्यावसायिक ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, ब्रिटेन के रेलवे के विस्तार के लिए। रेलवे का विस्तार भारत में किया, क्यों किया? ताकि जंगलों से स्लीपरों को रेलवे के माध्यम से ढोके बंदरगाहों पर लाया जा सके और वहाँ से ब्रिटेन के लिए भेजा जा सके। इन तमाम कोशिशों में जब जंगलों की कटाई हो रही थी, जंगलों में व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत हो रही थी, तो जंगलों में रहने वाले जो वन्य समाज थे, उनका जीवन प्रभावित होने लगा था। उनके जीवन में मुश्किलें आने लगी थीं। इन मुश्किलों से उबरने के लिए उनके पास 2 ही रास्ते थे, या तो सर झुकाकर चुपचाप जंगलों से भाग जाओ या मुकाबला करो। तो कुछ लोग ऐसे थे जो चुपचाप भाग गए, कुछ लोग ऐसे थे जो दमनकारी तरीकों से भगा दिए गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे वनवासी लोग थे जिन्होंने उपनिवेशिक काल की इन वन नीतियों का जमकर विरोध किया, और न केवल विरोध किया बल्कि उसके खिलाफ सशक्त विद्रोह भी किया। आज हम इन्हीं वन विद्रोहों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम कोई बहुत ज़्यादा विद्रोहों के किस्से ना तो सुनेंगे, ना आपको सुनाने वाले हैं। हम केवल मध्य प्रदेश, जो पुराना मध्य प्रदेश था, जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक हुआ करते थे, उस समय हुआ करती थी बस्तर रियासत। बस्तर रियासत में अंग्रेजों के खिलाफ किस तरह का एक विद्रोह पैदा हुआ, उस विद्रोह का हम विस्तार के साथ में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वन्य समाज और उपनिवेशवाद के अंतर्गत आज का जो ये टॉपिक है वन विद्रोह, जिसमें हम आज 3 विषयों पर चर्चा करेंगे। बस्तर के लोग, बस्तर के लोगों का भय, और इसके बाद जब विद्रोह हो जाता है तो उस विद्रोह का जो किस्सा गोई है, उस विद्रोह की जो कहानियां हैं, वो लोग किस तरह से सुनाते हैं, उसको देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। चलिए हम आरंभ करते हैं। कक्षा 9 के इतिहास विषय के अंतर्गत हम लोग वन्य समाज और उपनिवेशवाद को पढ़ रहे हैं, और इसका यह जो हमारा आज तीसरा कंटेंट है, जिसका नाम है वन विद्रोह। वन विद्रोह के अंतर्गत हम लोग बस्तर के लोगों के बारे में जानेंगे, उनके भय क्या थे ये जानेंगे, और फिर विद्रोह के किस्से क्या थे इसको देखेंगे और समझेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी यूरोपीय कंपनियों के शासन थे, उन्होंने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों को नष्ट करना शुरू कर दिया, जंगलों में बदलाव करना शुरू कर दिए। ये बदलाव हिंदुस्तान में भी हुए, और जब हिंदुस्तान में ये बदलाव हुए तो वन्य समुदायों ने इन बदलावों को बर्दाश्त नहीं किया। ये बदलाव कौन कौन से थे? जैसे कि जैसा कि हमने देखा पिछले कंटेंट्स में, वन अधिनियम लागू कर दिया गया, वनों के आरक्षण लागू कर दिए गए, जंगली जो वन्य समुदाय थे उनके शिकार पर पाबंदी लगा दी गई, उनके द्वारा जो जंगलों में पेड़ काटकर खेती की जाती थी, जिसको हम घुमंतू खेती, झूम खेती या स्थानांतरित खेती है, उस पर रोक लगा दी गई। ये सब भी ठीक था। उनसे ज़बरदस्ती बेगारी कराई जाती,
उनके जो पशु थे खेती में काम आते थे, उनकी चारागाहों पर रोक लगा दी गई, उनकी चरनोई पर प्रतिबंध लगा दिए गए। वे जंगलों से जो थोड़ी बहुत तेंदुपत्ता, चार, चिरौंजी, बिज्जी लिया करते थे, उन उत्पादों पर रोक लगा दी गई। और यदि अंग्रेज़ों के द्वारा लगाई गई इन रोकों पर कोई ध्यान नहीं देता, इन रोकों के बावजूद भी कोई उन नियमों का उल्लंघन करता, तो उनके ऊपर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 थोप दिया जाता और इसके द्वारा उनको अपराधी साबित किया जाता और उनको जेल डाल दिया जाता। आखिर कब तक इन बदलावों को ये वन्य समाज अपने ऊपर बर्दाश्त करता, कब तक इन चीज़ों को झेलता? आखिरकार सब्र का बांध फूटा और उन्होंने इन बदलावों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। ऐसी ही बगावतों के किस्सों में बस्तर की बगावत का किस्सा हम सुनेंगे, जो कि हिंदुस्तान की ज़मीन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि संथाल परगना में सीधू और कानू की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बात झारखंड के साथ आंध्र प्रदेश के साथ साथ पहले जो आंध्र प्रदेश था, ये पूरा आंध्र प्रदेश एक साथ था। ये जो तेलंगाना वाला एरिया है, ये भी आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा माना जाता था। और बस्तर, इन 3 जगहों पर वनवासियों के विद्रोह ज़्यादा प्रबल रूप से दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि झारखंड में एक परगना है संथाल परगना, एक जिला भी है वहाँ का। उस संथाल परगना में सीधू और कानू नाम के 2 वनवासी लीडर हुआ करते थे और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ वन नियमों के विरोध में झंडा बुलंद किया और उनसे सीधा झगड़ा मोल लिया, सीधा उनसे लड़ाई मोल ले ली, मोर्चा उनके खिलाफ में संभाल लिया। ऐसे ही छोटा नागपुर का पठार वाले एरिया में बिरसा मुंडा, जिनको आज हम भगवान बिरसा के नाम से जानते हैं, उन्होंने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से दक्षिणी भारत की तरफ जब हम जाते हैं तो आंध्र प्रदेश, आज का आंध्र प्रदेश तेलंगाना के साथ, आज का आंध्र प्रदेश में तेलंगाना नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन तब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक साथ हुआ करता था। एक मद्रास प्रेसिडेंसी का एरिया कहलाता था वो, और उस मद्रास प्रेसिडेंसी में आंध्रा वाला जो क्षेत्र था वहाँ पर एक लीडर हुए अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू के किस्सों को आप लोग कक्षा 10वीं में ज़्यादा विस्तार के साथ पढ़ेंगे। अभी आपके लिए केवल मैं इतना बता दूं कि अल्लूरी सीताराम राजू से इंस्पायर्ड होकर अभी एक पिक्चर आई हुई थी जिसका नाम था RRR, जिसको हम RRR भी बोलते हैं। उसमें जो राजू है वह अल्लूरी सीताराम राजू के ही कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। लेकिन आज हम ना तो संथाल परगना के सीधू या कान्हू की बात कर रहे हैं, ना भगवान बिरसा मुंडा की बात कर रहे हैं, और ना ही अल्लूरी सीताराम राजू की। हम बात करने जा रहे हैं बस्तर रियासत में हुए एक विद्रोह की, जो 1910 में हुआ था, जिसको कि भूमकाल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। हुआ क्या था कि छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में बस्तर रियासत थी, वहाँ पर यह विद्रोह हुआ था। और चूंकि बस्तर में यह विद्रोह हुआ था, इसलिए हम इसे बस्तर विद्रोह के नाम से जानते हैं। इसका आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी क्रांति, विद्रोह या गदर की जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके पहले हम ये जानते हैं कि वहाँ की सामाजिक स्थिति क्या थी, वहाँ की धार्मिक आर्थिक स्थिति क्या थी। आप लोगों ने इसके पहले भी फ्रांसीसी क्रांति जब पढ़ी तो फ्रांसीसी क्रांति का सामाजिक बैकग्राउंड देखा, आर्थिक स्थिति देखी, धार्मिक स्थिति देखी। रूस की क्रांति जब हम पढ़ रहे थे तब हमने ये भी देखा था कि रूस के लोग क्या करते हैं, खेती पर निर्भर थे, वहाँ पर किस तरह के उद्योग धंधे हैं, वहाँ पर लोगों की सामाजिक स्थिति क्या है, धार्मिक आर्थिक स्थिति क्या है, राजा कैसा है। तो आज जब हम बस्तर का अध्ययन कर रहे हैं तो हमको बस्तर के लोगों के बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बस्तर स्थित है कहाँ पर। बस्तर की अवस्थिति मतलब उसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ पर है, इसको देखते और समझते हैं। तो आइए हम देखते हैं बस्तर जो है, जैसा कि आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है भारत के नक्शे में, बस्तर ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये बस्तर आपको दिखाई दे रहा है। इसकी पोजीशन की बात करें तो यह वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, तो ये बस्तर जो है हमारे वर्तमान राज्य छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित है। इसको हम फिर से जूम करके देखते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ है, ये पूरा ये छत्तीसगढ़, इसके दक्षिण में ये बस्तर स्थित है। अब इस बस्तर की अगर हम अवस्थिति और ध्यान से देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, हम ये पाते हैं कि बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य के अंतिम दक्षिणी छोर पर स्थित तो है, साथ ही साथ है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा,
और महाराष्ट्र की सीमाओं से भी लगा हुआ है। यानी बस्तर को चारों तरफ से कौन कौन से स्टेट घेरे हुए हैं? 3 तरफ से तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा और उड़ीसा घेरे हुए हैं और ऑलरेडी वह छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। अब हम इसकी पोजीशन ये देखते हैं कि इसका आंतरिक भूगोल कैसा है, इसकी अंदरूनी स्थिति क्या है। तो हम पाते हैं कि बस्तर का जो केंद्रीय भाग है वह पठारी है। कैसा है? पठारी है, प्लेटोइक है। पठारी होने के कारण इसका नाम ही बस्तर का पठार पड़ जाता है। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान है तो इसके दक्षिण में गोदावरी का मैदान है, जबकि बस्तर के आर पार पूर्व से पश्चिम की तरफ एक नदी बहती है जिसका नाम है इंद्रावती नदी। अब ये तो हमने देख लिया बस्तर की भौगोलिक स्थिति। अब हम देखते हैं बस्तर की सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो बस्तर के निवासियों की चर्चा करें हम तो बस्तर में मरिया, मुरिया, गोंड, धुरवा, भतरा, हलवा ये जनजाति लोग रहते थे। ये लोग हल्बी, बस्तरी, चंदारी, मगरी, जोगी, अतकुरी, धाकड़, मिर्गानी ये बोलियां ये लोग बोलते हैं। पहले भी ये लोग थे, आज भी यहाँ लोग इस क्षेत्र में रहते हैं और ये जनजाति के लोग इन भाषाओं को बोलते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर अलग अलग बोली बोलने वाले बस्तर की अलग अलग जनजातियाँ रहती हैं, लेकिन अलग अलग ज़बानें बोलने के बावजूद भी इनके रीति रिवाज, विश्वास, परंपराएं बिल्कुल एक जैसे थे। इनमें कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं था। हाँ, इन जनजातियों के बीच में जब आप जाकर रहते हैं तब मामूली से अंतर पा सकते हैं, लेकिन ऊपरी तौर पर आप इनके रीति रिवाज और विश्वासों में कोई बड़ा अंतर नहीं देख सकते हैं। बस्तर के लगभग सभी लोगों का ये मानना था कि वो जिस गांव में रह रहे हैं और उस गांव की जो ज़मीन है वो ज़मीन धरती माँ ने खुद उनको दी है, इसलिए उसकी रक्षा सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। तो वे ऐसा करते भी थे। बदले में वे क्या करते थे? कोई भी खेतीहर त्यौहार जैसे फसल बोने के पहले, फसल काटने के पहले जब कोई भी त्यौहार पड़ता तो वे धरती माँ को चढ़ावा चढ़ाते थे। और ना केवल धरती को बल्कि वे नदी, जंगल, पर्वत, पहाड़ इनकी आत्माओं को भी उतना ही मानते जितना कि अपनी धरती माँ को। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बस्तर की स्थिति कहाँ पर है। बस्तर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित है और वहाँ पर अनेक प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं। कई प्रकार की वहाँ बोलियाँ बोली जाती हैं, लेकिन सभी के रीति रिवाज एक जैसे हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बस्तर में भले बोलियाँ अलग हैं, उनकी जनजातियों के जो प्रजातीय भेद हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके रीति रिवाज परंपराएं एक जैसी हैं। अच्छा, बस्तर के सभी लोगों को अपनी गांव की चौहद्दी पता होती थी। चौहद्दी मतलब बॉर्डर। उनको ये पता होता था कि हमारे गांव की जो मेड़ है वो इतने एरिया में है और हमको इस मेड़ को क्रॉस करके नहीं जाना है। मतलब कहीं आना जाना तो जा सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए वे नहीं जा सकते थे। कैसे? चूँकि उनकी चौहद्दी के अंदर जो जंगल था, हर गांव वाले को अपने गांव की सीमाएं पता होती थी, उनको अपनी मेड़ पता होती थी कि हमारे इस मेड़ के अंदर, इस बॉर्डर के अंदर जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जो भी जंगल हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। और इसके बाजू वाले गांव में जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उस गांव के आदमी की होगी। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति पड़ जाती है कि इस गांव के आदमी को दूसरे गांव के जंगल से कुछ चीज़ें लेने की आवश्यकता पड़ी जाती है। मान लो हमारे गाँव में सागौन के वृक्ष नहीं हैं और दूसरे गांव में सागौन के वृक्ष हैं, तो हमको वहाँ से सागौन की लकड़ी लाना है तो वो फ्री में उपलब्ध नहीं होती थी। उसके लिए उनको गांव वालों को कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ता था, शुल्क देना पड़ता था, फीस देनी पड़ती थी। और इस फीस को क्या बोलते थे? देवसारी, डांड या मान। मतलब मैं डांड देकर या देवसारी देकर दूसरे गांव से मेरी ज़रूरत की वन्य संपदा को, वन्य उत्पाद को हासिल कर सकता हूँ। इसके अलावा कुछ गांव के लोग अपने जंगलों की सुरक्षा संरक्षा के लिए चौकीदार भी रखते थे और चौकीदार को नगद भुगतान ना करके वे लोग क्या करते थे? पूरे गांव के लोग थोड़ा थोड़ा अनाज इकट्ठा करते और उस चौकीदार को उस अनाज को दे देते। सामान्य तौर पर जनजातीय परंपराओं में नगद लेन देन या भुगतान के आधार पर काम करने की परंपरा नहीं होती है। आगे जब कक्षा 10 में हम अफ्रीका के संदर्भ में देखेंगे तब वहाँ पर भी हमको ये विशेषता देखने को मिलेगी कि वहाँ की जो जनजातीय लोग हैं वे पैसों के लिए काम नहीं करते थे, वे केवल पशुपालक होते थे और साथ में अनाज लेकर ही वो पशुपालन का कार्य कर लिया करते थे। ऐसी ही स्थिति बस्तर के इन क्षेत्रों में भी थी। इसके अलावा जैसा कि हमने पहले भी देखा कि गांव की प्राकृतिक संपदा की रक्षा करने के लिए ये लोग इकट्ठा होते, एक दूसरे से चर्चा करते। तो साल में एक बार ये लोग ऐसा करते थे,
वर्ष में एक बार ये लोग एक जगह पर इकट्ठे होते, अलग अलग मुद्दों पर गांव के लोग, गांव का मुखिया सब लोग चर्चा करते और इन चर्चा में एक मुख्य बिंदु जंगलों की सुरक्षा का भी हुआ करता था कि किस तरह से हमें इन जंगलों को सुरक्षित रखना है। तो ये तो हम लोगों ने देख ली बस्तर की सामाजिक स्थिति, बस्तर की भौगोलिक स्थिति और बस्तर के आपस का भाईचारा। चलिए हम देखते हैं कि बस्तर, जिसका नाम आप लोगों को बड़ा सुना सुना सा लग रहा होगा, चलिए देखते और समझते हैं कि आखिर इस बस्तर का हमसे रिश्ता क्या है। चलिए, बस्तर का हमसे रिश्ते की अगर हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि 1947 के पहले बस्तर अपने आप में एक रियासत हुआ करती थी, लेकिन जब 1947 में इस देश को छोड़कर अंग्रेज जाने लगे तब बस्तर रियासत को कांकेर रियासत के साथ में मिला दिया गया और उसको एक कर दिया गया और इस तरह से कांकेर और बस्तर मिलाकर पूरा का पूरा बस्तर कहलाया। एक्चुअल में कांकेर जो है वह उत्तरी बस्तरी क्षेत्र कहलाता था और इसके बाद यह पूरा का पूरा क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का बस्तर जिला कहलाया। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो येलो कलर में आपको ये दिखाई दे रहा है, ये इस समय छत्तीसगढ़ है, ये वाला हिस्सा मध्य प्रदेश है। पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक होता था, तब ये जो ब्लैक में आपको दिख रहा है ये बस्तर जिला मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद 1998 में बस्तर के एक बार फिर टुकड़े किए गए, कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा 3 जिलों में बांट दिया गया। फिर जब सन 2000 में छत्तीसगढ़ बन गया तो बस्तर और विभाजित कर दिया गया और ये सारे के सारे ज़िले छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन गए। तो ये तो हमने देख लिया बस्तर का हमसे रिश्ता। अब चलिए वापस पहुंचते हैं कि बस्तर से हमारी जान पहचान हो चुकी है। अब देखते हैं कि विद्रोह का क्या हुआ। सन 1910 की बात करते हैं हम। सन 1910 में ये जो गोल घेरा आप देख रहे हैं ना लाल रंग का, जिसके बीच में लिखा हुआ है कांगेर, ये यहाँ पर ये जो देख रहे हैं हम, ये कांगेर, यहाँ लिखा हुआ है कांगेर। ये कांगेर और कांकेर अलग चीज़ है। कांगेर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ से ही 1910 में वन विद्रोह की शुरुआत हुई थी और यहीं से यह पूरे राज्य के अन्य क्षेत्रों में फैल गया था। इसका कारण ये था कि कांगेर वन क्षेत्र ही वह ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा सबसे पहले वन आरक्षण का काम शुरू किया गया था। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि बस्तर से हमारा क्या रिश्ता था। आज भले ही छत्तीसगढ़ का वह हिस्सा रहा हो, आज भले ही बस्तर छत्तीसगढ़ का भाग हो गया हो, लेकिन आज़ादी के बाद सन 2000 तक मध्य प्रदेश का ही वह एक अभिन्न अंग बनकर रहता था। अब हम ये देख रहे हैं कि बस्तर का जो कांगेर वन क्षेत्र है, जो आपने लाल घेरे में देखा हुआ था, उस कांगेर वन क्षेत्र में ही 1910 में सबसे पहले शुरू हुआ था वन विद्रोह। उसका कारण भी है कि सबसे पहले वन आरक्षण की आग वहीं पर लगना शुरू हुई थी। अंग्रेजों ने सबसे पहले कांगेर वन क्षेत्र को ही आरक्षित करने की बात कही थी। जब वनों के आरक्षण की बात शुरू हुई तो लोगों के मन में अलग अलग तरह के भय पैदा हुए। अंग्रेजों ने यह कहा कि वनों के आरक्षण के साथ ये प्रतिबंध लगाए जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो जनजातीय लोगों के बीच में तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह के तथ्य, तरह तरह की बातें फैलने लगी और उनके अंदर एक अलग तरह का भय व्याप्त हो गया। चलिए हम देखते हैं कि बस्तर के इन जनजातीय लोगों में आखिर वो कौन सा भय व्याप्त हुआ जिसकी वजह से उनको अस्त्र शस्त्र उठाकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। बात 1905 की है। अच्छा, 1905 जो है एक महत्वपूर्ण सन है, ध्यान रखिएगा। 1905 में अंग्रेजों ने भारत में बंगाल के 2 टुकड़े भी किए थे। वहाँ बंगाल के टुकड़े कर ही रही थी अंग्रेजों की सरकार, भारत का राष्ट्रवादी आंदोलन को भड़का रही थी, जिसको हम अगले वर्ष कक्षा 10 में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1905 में अंग्रेजों ने क्या किया था, औपनिवेशिक सरकार जिसको हम बोलते हैं, उसने प्रस्ताव रखा कि जंगल के 2/3 हिस्सों को आरक्षित किया जाना है। इसके अलावा घुमंतू खेती पर रोक लगाना है। अब घुमंतू खेती किसे कहते हैं ये तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती है। इसके बाद वन्य समुदाय के शिकार करने पर भी पाबंदी लगा दी। ये पाबंदी पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि वन्य समुदायों पर शिकार की पाबंदी लगाई और खुद बड़े बड़े जानवरों के शिकार करते रहते थे अंग्रेज। साथ ही वन्य उत्पादों के संग्रह जैसे महुआ, तेंदूपत्ता, अचार, छोटी मोटी लकड़ियाँ, इनके संग्रह पर भी पाबंदी लगा दी। जब इन पाबंदी लगाने का प्रस्ताव रखा गया तो बस्तर के लोगों ने इसे अपनी निजी ज़िंदगी में दखल माना और वे बहुत परेशान हो उठे। उनको ये लगने लगा कि यार हम इन जंगलों में इतने सालों से रह रहे थे और ये अंग्रेज आकर हमारे जीवन में इंटरफेयर कर रहे हैं, हमारे जीवन में दखलंदाजी कर रहे हैं, इस तरह से तो हमारा जीना मुहाल हो जाएगा। 1910 में
बस्तर में ये प्रस्ताव लाया गया कि वनों का आरक्षण किया जाएगा और वनों के आरक्षण के प्रस्ताव के साथ ही, चूंकि आप लोगों को मालूम है 1910 में उस समय बस्तर एक रियासत हुआ करती थी जहां एक राजा हुआ करता था जो कि अंग्रेजों के सामने पूरे तरीके से सरेंडर कर चुका था और उस राजा से बस्तर के लोगों को कोई भी उम्मीद नहीं थी। अब अंग्रेजों के सामने कुछ जनजाति लोग गए जो अंग्रेज अफसरों से अच्छी संबंध रखते थे, तो उनसे उन्होंने निवेदन किया कि कुछ जंगलों को बख्श दिया जाए, कुछ जंगलों में वन आरक्षण का कार्य ना किया जाए, या फिर उनसे निवेदन किया कि सारे जंगलों से जनजाति बंधुओं को, वन्य समाज को ना खदेड़ा जाए। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने कुछ ग्रामों को ये सुविधा दे दी कि आप लोग जंगल के अंदर रह सकेंगे, लेकिन बदले में आपको बेगारी करना पड़ेगी। तो उनको ये दायित्व सौंप दिया गया कि आप वन विभाग के साथ मिलकर लकड़ियों की कटाई करवाएंगे, उनकी ढुलाई करवाएंगे, उसके बदले में आपको किसी तरह का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। सिर्फ एक सुविधा दी जाएगी कि आप उस वन क्षेत्र में रहेंगे और वो वन क्षेत्र के गांव जो है वनग्राम कहलाए। तो कुछ लोगों को वनग्राम के रूप में उन जंगलों में रहने की सुविधा मिल गई, लेकिन बहुत सारे गांव के लोग ऐसे थे, बहुत सारे गांव ऐसे थे जिनको बिना किसी पूर्व सूचना के जंगलों से खदेड़ दिया गया, ना तो कोई उनको सुविधा दी गई और ना ही किसी तरह का उनको कोई मुआवजा दिया गया। तो ये तो थी तात्कालिक स्थिति। इसके पहले भी जंगलों में ये लोग जो खेती किया करते थे उन पर औपनिवेशिक सरकार के द्वारा कई तरह के लगान लाद दिए गए थे। लगानों के बोझ तले वो दबे ही थे और इसी बीच में क्या हुआ कि दो भयानक अकाल पड़ गए। ये अकाल 1899 और 1900 के बीच में पड़ा, पहला अकाल, और दूसरा पड़ा 1907 और 1908 के बीच में। ये अकाल की स्थिति वहाँ पर थी, उसकी वजह से वैसे ही भुखमरी और अन्य समस्याएं मौजूद थीं। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर लगान लाद दिया, बेगारी कराई जाती, मुफ्तखोरी कराई जाती, काम पूरा कराया जाता, पिटाई, कोड़े लगाए जाते और ऊपर से अकाल की स्थिति बन गई। अब इन सारी परिस्थितियों के बीच में वन आरक्षण ने चिंगारी का काम कर दिया। जैसा कि आपको पता है कि फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस के लोग सदियों से परेशान थे, लेकिन जैसे टैक्स बढ़ाने की बात की, वो टैक्स बढ़ाना तात्कालिक कारण बन गया क्रांति का। ठीक उसी तरह से बस्तर में लोग, जो जनजातीय लोग थे, वो पहले से परेशान थे, बढ़े हुए लगान से परेशान थे, बेगारी से परेशान थे, मुफ्तखोरी से परेशान थे, अकाल की विभीषिका को झेल चुके थे और ऊपर से ये तात्कालिक कारण बन गया वनों का आरक्षण। अब जब ये परिस्थितियां निर्मित हुई, लोगों को ये पता चलने लगा कि वनों का आरक्षण किया जाना है, तो लोग बाज़ारों में इकट्ठा होने लगे। जब बाज़ार जाते तो आपस में चर्चा करते, होता है जनरली जब कोई समस्या आती है, जैसे अभी कोरोना आया था तो हमसे अगर कोई कभी मिलता था या फ़ोन पे बात करते थे तो हम चर्चा किया करते थे कोरोना की विभीषिका के बारे में। ठीक उसी तरह से वन आरक्षण भी इनके ऊपर एक बम की तरह से गिरने वाला था, प्रस्ताव उन तक आ चुका था। अब उस प्रस्ताव की ये लोग आपस में चर्चा करते थे कि आखिर क्या करें। कोई बाजार जाता तो वहाँ पर भी ये चर्चा होती, कोई भी धार्मिक मौके पर, धार्मिक अवसर पर जब ये लोग इकट्ठा होते वहाँ पर भी ये चर्चा करते कि भैया अब तो जंगलों में आरक्षण का काम शुरू हो रहा है, हमारा क्या होगा। गाँव के मुखिया हों या धार्मिक पुजारी हों, पंडे हों, ये सारे लोग जहाँ जाते, जहाँ मिलते, एक ही चर्चा करते कि अब हमारा क्या होगा, वन आरक्षण होने से आखिर हम लोगों का कितना नुकसान होगा, किसका फ़ायदा होगा। इन तमाम चीज़ों की चर्चाओं में वो लोग डूबे रहते थे। ये सारे भय उनके अपने थे। इन भय के आगे उनको ये लगता था कि आखिर अब किस तरह से हमारा गुजारा होगा, किस तरह से हम इस चीज़ से उबर पाएंगे, इन तमाम चीज़ों से किस तरह से हम इनसे उबर पाएंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जब कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है तो होता क्या है, एक चीज़ तो ये होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में सरेंडर कर जाते हैं कि चलिए ठीक है, जो स्थितियां हैं उनको हम झेल लेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि चलिए हम पलायन कर जाते हैं, पलायन करके चले जाते हैं। लेकिन सारे लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही बस्तर में हुआ। बस्तर के उस कांगेर क्षेत्र में लोगों ने अपने हथियार नहीं डाले। अंग्रेजों के इस वन आरक्षण अधिनियम के खिलाफ उन्होंने विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। चलिए देखते हैं कि कांगेर क्षेत्र से शुरू हुआ ये वन विद्रोह कैसे आगे बढ़ा और पूरे बस्तर रियासत को उसने अपनी चपेट में ले लिया। चलिए देखते हैं और समझते हैं। जैसा कि हम ये लाल घेरे में देख पा रहे हैं यहाँ पर कांगेर क्षेत्र को, इसके पहले भी हमने यहाँ पर देखा है। ये जो कांगेर का वन क्षेत्र था, यहाँ पर एक जनजाति समुदाय रहता था। उस जनजाति समुदाय का नाम है धुरवा समुदाय।
धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे क्योंकि उनकी संख्या वहां पर ज़्यादा थी और वहीं पर सबसे पहले आरक्षण लागू हुआ था। इस धुरवा समुदाय के लोगों का कोई नेतृत्व करता नहीं था, कोई लीडर नहीं था। और बाद में हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि नेथानार गांव का एक गुंडाधूर नाम का व्यक्ति था जिसने इस आंदोलन की अगुवाई की थी और इसी गुंडाधूर को इस आंदोलन की अहम शख्सियत माना जाता है। इस विद्रोह की शुरुआत के लिए 1910 में आम की टहनियाँ, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर कमान ये गांव-गांव में चक्कर काटने लगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो आप अभी जो मैं बता रहा हूं उसको समझ सकते हैं कि जब 1857 की क्रांति शुरू हुई थी तब कमल का फूल और रोटियों को जगह जगह पर भेजकर क्रांति का संदेश दिया जा रहा था। ठीक इसी तरह से डारामीरी की यह व्यवस्था थी। डारामीरी मतलब आम के डाल, मिर्च और मिट्टी का ढेला, साथ में तीर कमान। ये संदेश गांव-गांव भेजा जा रहा था कि युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। अच्छा, इस क्रांति के लिए, इस युद्ध के लिए लोगों को पैसों की भी ज़रूरत थी, तो इसके लिए जगह जगह से अनाज उगाया जाने लगा। फिर कई जगह पर लूटपाट की जाने लगी, पुलिस थानों में आग लगा दी गई, वहाँ पे अस्त्र शस्त्र लूट लिए गए। इस तरह से विद्रोह की पूरी तैयारियाँ बड़े योजनाबद्ध तरीके से की जाने लगी। चलिए विद्रोह में आगे क्या हुआ इसको अपन देखते हैं और समझते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि पुलिस वालों पर, अंग्रेज अफसरों पर हमला किया जाने लगा, गोदाम लूटे जाने लगे। तो ज़्यादातर हमला उन्हीं लोगों पर किया गया जो अंग्रेज़ों से मिलकर रहते थे, जो अंग्रेज़ों की गुलामी करते थे, अंग्रेज़ों की अफसरी करते थे और किसी न किसी तरीके से वन आरक्षण कानून से जुड़े हुए थे। उनमें बस्तर रियासत के जो दीवान थे वो भी जुड़े हुए थे। बस्तर के जो राजा थे उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने पहले ही सरेंडर कर दिया था और उनके जो दीवान थे वो बदला गए थे। जो नया दीवान था वो पूरे तरीके से वन आरक्षण लागू करने के फेवर में था। तो इन सारे कानूनों से जुड़े हुए लोगों पर लगातार हमले किए जाने लगे। इन सारी चीज़ों को लिपिबद्ध तरीके से एक गवाह था उस समय, चश्मदीद गवाह, जिसको साक्षी भी हम कह सकते हैं, मिशनरी विलियम वार्ड लिखते हैं कि बस्तर के जगदलपुर नाम की एक जगह है, वहाँ पर पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगल के अर्दलियों, मतलब वन विभाग के कर्मचारी जो हैं उनको जंगल के अर्दली कहा जाता था, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का एक झूम चारों तरफ से बस्तर की तरफ रवाना होने लगा। मतलब यहाँ से चारों तरफ से एक हुजूम, पूरा जुलूस जो है वह जगदलपुर के लिए रवाना होने लगा। इधर से, यहाँ से, इधर से, इधर से, चारों दिशाओं से, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से सभी लोग जगदलपुर रवाना होने लगे। क्यों? क्योंकि जगदलपुर में भोंडिया ने 400 लोगों को इकट्ठा कर रखा था और इकट्ठा करके उसने कई बकरों की कुर्बानियाँ दी थी। इस कुर्बानी के बाद में लोगों का जो विद्रोह था उसकी जानकारी बस्तर रियासत के दीवान को भी लगी। तो जो दीवान था वो बीजापुर से आगे बढ़ने के लिए चल पड़ा। तो हम देखते हैं कि जगदलपुर से और बस्तर के बीच में बीजापुर से दीवान जगदलपुर की ओर रवाना होने लगा, जबकि वहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए थे पहले ही अपने विद्रोह को जारी रखने के लिए। अब बीजापुर का जो दीवान था वह आगे बढ़ता तो उसको रोकने के लिए एक भीड़ 10 फरवरी को पहले ही चल दी। तो 10 फरवरी को ये भीड़ मारेंगा नाम की जगह पर पहुंचती है और वहां पर पहुंचने के बाद वह वहां के स्कूल में आग लगा देती है। मारेंगा का स्कूल जलाने के बाद ये लोग केशलूर की तरफ रवाना होते हैं और वहां पर लाइनें, पशु अवरोधशाला इत्यादि को आग लगा देते हैं। केशलूर के बाद एक दल जाता है टोकापाल, जिसको राजूर भी कहते हैं, वहाँ पर एक स्कूल में ये लोग आग लगा देते हैं। अब इतनी सारी आगजनी की जब घटनाएं होती हैं, ये विद्रोह इतनी तरीके से फैल जाता है, तो जो बीजापुर से जो दीवान जगदलपुर के लिए रवाना हो रहा था, तो उस दीवान को सुरक्षित वापस लाने के लिए स्टेट रिजर्व पुलिस का एक दल रवाना होता है, जिसमें एक कांस्टेबल, 4 हेड कांस्टेबल भी रहते हैं। उनको ये विद्रोही लोग गिरफ्तार कर लेते हैं, इनको बंधक बना लेते हैं। बंधक बनाने के बाद में अब यहाँ पर जगदलपुर से करीब करंजी नाम का एक स्थान है, वहाँ पर स्कूल जलाने के लिए, इस करंजी जगह पर स्कूल को जलाने के लिए एक दल वहाँ छोड़ दिया जाता है। अब इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वहाँ पर गार्ड लगे रहते हैं, लेकिन गार्डों के साथ ये भीड़ कोई बदसलूकी नहीं करती, उनसे उनके हथियार छीन लेती है और गार्डों को भगा देती है। इधर भोंडिया मांझी के नेतृत्व में
बागियों का एक दल कोयर नदी के रास्ते से आगे बढ़ता है। कोयर नदी का जो था वो ये इस तरह से कोयर नदी हम यहाँ पर देखते हैं जो इंद्रावती नदी की ही एक सहायक नदी के रूप में आती है। तो कोयर नदी की तरफ क्यों जाता है? क्योंकि उसको ये लगता है कि शायद बीजापुर से जो दीवान है वो इस रास्ते से कोयर नदी के रास्ते ना आ जाए। तो यहाँ पर उसकी घेराबंदी भौंडिया माझी के नेतृत्व में की जाती है, जबकि दीवान, क्योंकि उनको ये लगता है कि दीवान यहाँ से आ सकता है, जबकि बाकी के जो लोग हैं वे बीजापुर के मुख्य रास्ता, जो बीजापुर से जगदलपुर का ये मुख्य रास्ता था, इस मुख्य रास्ते को बंद करने के लिए यहाँ पर एक ढिलमिली नाम की जगह है। इस ढिलमिली नाम की जगह पर ये लोग इकट्ठा होते हैं और इस मुख्य मार्ग को बंद करने के लिए आ जाते हैं। ये जो मुख्य दल था ढिलमिली जहाँ पर आए होते हैं, यहाँ पर बुद्ध माझी और हरचंद नाइक नाम के जो बनवासी विद्रोही लीडर थे, उन्होंने इस दल की कमान संभाली हुई होती है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि बस्तर का विद्रोह कांगेर से शुरू होता है तो जगदलपुर उसका हॉट स्पॉट बन जाता है। जगदलपुर से ही लोग इकट्ठा होकर के मारेंगा, केशलूर, टोकपाल यहाँ पर घूमते रहते हैं और वो दीवान को पकड़ने के लिए, दीवान के सैनिकों को पकड़ने के लिए चारों तरफ से नाकाबंदी कर देते हैं और इस तरह से ये विद्रोह पूरे राज्य में फैल चुका होता है। विद्रोह हो चुका होता है। विद्रोह की चर्चाओं के बारे में अगर हम बात करें तो बस्तर के इस विद्रोह की चर्चा अलग अलग लोगों के मुख से हमको सुनने को मिलती है। हमारी पाठ्य पुस्तक के अनुसार गंगा नाम का एक व्यक्ति है, बुजुर्ग हो चुका है अब, वह अपने पिता के मुंह से सुनी हुई बस्तर विद्रोह की कहानी सुनाता है। चलिए हम भी देखते हैं कि गंगा किस तरह से अपने पिता के मुंह से बताई गई बस्तर विद्रोह की कहानी सुनाता है। बस्तर में रहने वाला एक बुजुर्ग है जिसका नाम है पोदियामी गंगा। वह कनकापाल का रहने वाला है। उसके पिता का नाम था पोदियामी तोकेली। पोदियामी तोकेली के मुंह से उसने सुना था कि अंग्रेज़ों ने ज़मीनें लेना शुरू कर दी थी। इनकी ज़मीनें जंगलों में थीं, तो जंगलों का जब आरक्षण शुरू हुआ तो अंग्रेज़ों ने ज़मीनें लेना शुरू कर दी। वहाँ का जो राजा था, आसपास क्या हो रहा है उससे कोई परवाह नहीं थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, बस्तर रियासत का जो राजा था उसने अंग्रेज़ों के सामने पहले ही सरेंडर कर दिया था। इसलिए जो ज़मीनें ली जा रही थीं उसके लिए जिनकी ज़मीनें ली जा रही थी वे ही लोग इकट्ठा हुए और उन्हीं ने ही लड़ाई शुरू कर दी। उनके लड़ाई के दौरान बहुत सारे उनके समर्थक जो थे वो मारे गए और बाकी लोग जो बच गए थे उन पर कोड़ों की बारिश की गई, कोड़ों से मार पड़ी। तो पोदियामी गंगा बताता है कि मेरे पिता जो कि पोदियामी तोकेली जिनका नाम था, उनको भी कोड़ों से पीटा गया, लेकिन वे भागने में कामयाब हो गए, इसलिए बच निकले। यह आंदोलन अंग्रेज़ों से किसी भी तरह से छुटकारा पाने के लिए था। जो लोग पकड़े गए उनको घोड़ों से बांधकर घसीटा गया। हर एक गांव से 2-4 लोग जगदलपुर गए थे। ऐसा कोई गांव नहीं था जहां से कोई भी व्यक्ति जगदलपुर ना पहुंचा हो, चाहे चितपाल गांव का गार्गी देवा हो या मिखोला हो, माकी मिराज से दोल और अबराबुंदी, बाले राज से वांदा पांडू, पालेम से उंगा, ऐसे ढेर सारे लोग जो कि जगदलपुर अंग्रेज़ों के खिलाफ इस वन आंदोलन में शामिल हुए थे। अब जब इस तरह से विद्रोह फैल गया तो अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए बस्तर के जंगलों में सैनिक भेजे। इन सैनिकों से कुछ आदिवासी नेताओं ने, वन्य समाज के नेताओं ने बातचीत करना चाही, लेकिन अंग्रेज़ों ने बातचीत से इनकार कर दिया और तंबुओं को घेर कर गोलियों की बौछार कर दी। गोलियों की बौछार करने से अनेक लोग मारे गए। कुछ लोगों को सैनिक पकड़ कर ले जाते गाँव में और सार्वजनिक रूप से सभाएं करके सब लोगों के सामने उनको दंडित करते। और अंग्रेज़ सैनिक क्या करते, गांव-गांव जाते, जो भी विद्रोह में शामिल पाया जाता उसको पकड़ते, उन पर कोड़े बरसाते। डर के मारे बहुत सारे लोग गांव छोड़कर भाग निकले। इस पूरे विद्रोह पर नियंत्रण पाने के लिए अंग्रेज़ों को लगभग 3 महीने का समय लग गया। फरवरी से लेकर मई तक पूरी कवायद की, तब जाकर इस बगावत को रोक पाए। हालांकि इस पूरे बगावत का एक अच्छा परिणाम भी निकलकर सामने आया कि जो 2/3 वन क्षेत्र को आरक्षित किया जाना था, उसकी जगह पर अब आधा वन क्षेत्र ही आरक्षित किए जाने का प्रावधान रखा गया और इसे भी कुछ समय के लिए टाल दिया गया। अभी हमने बस्तर विद्रोह की कहानी में बस्तर विद्रोह का एक किस्सा सुना जो कि पोदियामी गंगा के मुंह से सुना था, जो उसने अपने पिता पोदियामी तोकेली के मुंह से सुना हुआ था। एक और बुजुर्ग हैं चेंदू, उनके मुंह से बस्तर विद्रोह का क्या किस्सा था, इसको देखते हैं और समझते हैं। चलिए। नंदरासा गाँव का एक बुजुर्ग हुआ करता था चेंद्रू। वो ये बताता है कि लोगों की तरफ पुरानिया थे। पुरानिया मतलब द बिग एल्डर्स, बड़े बुजुर्ग लोग, ऐसे बड़े किसान जो जंगल में दबदबा रखते थे, जैसे पालेम के मिल्ले मुदाल, नंदरासा के शोएकाल धुरवा और पंडवा माझी।
हर परगना से लोग अलनार तराई में इकट्ठे हो गए और एक झटके में अंग्रेज़ों की पलटन ने ये सारी की सारी भीड़ को घेर लिया। गुंडाधूर के बारे में ये कहा जाता था कि उनको अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त थीं, वे उड़ सकते थे, इसलिए वो तो उड़ कर निकल गए, लेकिन जिनके हाथ में तीर कमान थे और नहीं उड़ सकते थे वे क्या करें। लड़ाई होने लगी, रात में भी लड़ाई होने लगी, लोग झाड़ियों में छिप गए, पेट के बल चलने लगे। फौज की पलटन भी लोगों को मारती, लोग तीर कमान से फौज के पलटन के ऊपर भी हमला करते, तो फौज की पलटन भी वहाँ से भागी। जो लोग जिंदा बच गए वो किसी तरह अपने गांव पहुँचने में कामयाब रहे। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि बस्तर का एक विद्रोह जो 1910 में शुरू हुआ था, अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी के साथ में उस विद्रोह को दमन कर दिया और वन्य समाज ने उनके सामने अस्त्र शस्त्र डाल दिए। हालांकि इस बड़े विद्रोह को देखते हुए जब इसकी बात पूरी दुनिया में फैली, पूरे हिंदुस्तान में फैली, तो अंग्रेजों ने आरक्षण का काम कुछ समय के लिए टाल दिया और 2/3 की जगह अब उससे भी कम हिस्से को आरक्षित करने की बात कही गई। हालांकि बस्तर के इन जंगलों का जो व्यावसायिक उपयोग था ये केवल अंग्रेजों ने किया हो ऐसा नहीं है। आज़ादी के बाद भी बस्तर के जनजातीय समुदायों की समस्याएं कम नहीं हुई। औद्योगिक उत्पादन के लिए बस्तर के जंगलों का आरक्षण किया जाना बदस्तूर जारी रहा। 1970 में विश्व बैंक ने उद्योगों की सहायता पहुंचाने के लिए एक प्रस्ताव दिया कि यहाँ पर देवदार के वृक्षों को ही लगाया जाए। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने एक सुझाव दिया था कि बस्तर के साल वनों की जगह पर देवदार के वृक्ष लगाए जाएं, जिससे आपको राजस्व की प्राप्ति होगी। लेकिन भारत के बहुत सारे पर्यावरणविदों के विरोध के कारण इस योजना को बंद कर दिया गया और बस्तर के लोगों के जीवन में शांति आई। अभी भी हम देखते हैं कि औपनिवेशिक काल में जिस तरह से उद्योगों की भरपाई करने के लिए, उद्योगों के लिए कच्चा माल भेजने के लिए जंगलों की कटाई जारी थी, अभी भी हम देखते हैं कि जहाँ पर भी उद्योग धंधे या कहीं पर खनन या कहीं हीरे या सोने चांदी की खदान मिल जाती है तो उसके लिए बड़ी मात्रा में जंगल काट दिए जाते हैं। कहीं पर राजमार्ग बनाना हो तो भी बड़ी मात्रा में जंगल काट दिए जाते हैं, कहीं पर बांध बनाना हो तो जंगल काट दिए जाते हैं। इन सारी चीज़ों से अल्टीमेटली नुकसान आदिवासी समुदाय को झेलना पड़ता है। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि न केवल औपनिवेशिक काल में बल्कि आज़ादी के बाद भी बस्तर के जनजाति बंधुओं को कष्ट झेलना पड़ा था। लेकिन पर्यावरणविदों का धन्यवाद, समाजशास्त्रियों का धन्यवाद, जो इस तरह की परियोजनाओं को बार बार रोक लगाने पर कामयाब होते हैं। आज भी उद्योगों की स्थापना के लिए सबसे पहले जंगलों का ही कत्ल किया जाता है। तो आप सभी लोगों से इस चैनल के माध्यम से ये निवेदन करेंगे कि जहाँ कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि उद्योगों के लिए एक बड़े जंगल का नुकसान किया जा रहा है, अभी आपने जैसे बॉम्बे का सुना, बॉम्बे का आरे एक रेलवे के प्रसार के लिए काटने का एक प्रस्ताव आया है, लेकिन वहाँ के स्थानीय निवासी उसका विरोध कर रहे हैं। जब शहरी क्षेत्रों में ये विरोध हो रहा है तो जंगली क्षेत्रों में, जहाँ पर जंगली समुदाय उन्हीं वनों पर, उन्हीं जंगलों पर निर्भर होता है, वो उनको कैसे काटने देगा। न तो अंग्रेज़ों के सामने काटने दिया, न उस ज़माने में उन्होंने बर्दाश्त किया, ना ही आज वो कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं यदि हमको आगे बढ़ना है, संसाधनों का सही उपयोग करना है, तो हमको धारणीय विकास अपनाना होगा। और इस प्रकार आप लोगों ने आज वन विद्रोह के रूप में बस्तर के विद्रोह को बहुत अच्छे से देखा, जाना, समझा। आगे अब हम देखेंगे कि भारत से अलग एक इंडोनेशिया देश है, वहाँ पर अंग्रेज़ों का नहीं, नीदरलैंड के डचों का कब्जा था। किस तरह से डचों ने वहाँ पर वनवासियों को इसी वन अधिनियम की चपेट में ले लिया था, जिसकी वजह से वहाँ विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को हम देखेंगे अगले कंटेंट में। तब तक आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।